हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग हाई स्कूल का चालू करने वाले हैं टॉपिक धावन सोडा। ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास दो टॉपिक और हैं, व्यंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म होते ही हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इनके मल्टीपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने धावन सोडा टॉपिक को। देखिए क्या है धावन सोडा। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वॉशिंग सोडा। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड पेपर में, वो कह सकता है कि बताइए इसका रासायनिक नाम क्या है। हो सकता है कि यह आपके बहुविकल्पी में भी आ जाए। ठीक है ना, तो क्या पूछेगा, धावन सोडा का रासायनिक नाम बताइए। तो इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो केमिकल नेम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आसानी से आपको याद हो जाएगा यदि आप इसका अणु सूत्र याद रखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, अणु सूत्र इसका होता है Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। तो यदि आपसे कभी भी मल्टीपल्स में आ जाता है कि बताइए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चार ऑप्शन दे दे। यदि उसमें Na2CO3 लिखा हुआ है और एक ऑप्शन में ये भी लिखा हुआ है Na2CO3.10H2O, मतलब देखो Na2CO3 का मतलब भी हमारा धावन सोडा ही है। बट यदि Na2CO3 के साथ में एक और लिखा हो साथ में Na2CO3.10H2O, ऐसे दो ऑप्शन हो, तो आप इस वाले को सिलेक्ट करेंगे 10H2O वाले को। ठीक है, और अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं है और Na2CO3 ओनली है तो आप Na2CO3 को ही चूज करेंगे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर Na का मतलब आप जानते हैं सोडियम होता है और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट ना। तो ये है सोडियम कार्बोनेट और 10 के लिए हम लोग यूज करते हैं डेका। जैसे 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ठीक है, उसी प्रकार से 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए क्या होता है हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेका। तो 10 के लिए डेका। ठीक है ना, ये है सोडियम कार्बोनेट और 10 के लिए डेका और जल के लिए हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यहाँ से इसका नाम आ जाता है हमारा रासायनिक नाम। ओके, अब अच्छा इसको बनाते कैसे हैं, तो इसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि क्या हो सकती है। देखिए ये अपने आप में अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा को बनाने की कोई दो रासायनिक समीकरण लिखिए, एक रासायनिक समीकरण लिखिए, बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, कुछ भी दे सकता है। या बेकिंग सोडा से बनाइए या सोडियम सल्फेट से बनाइए, है ना, कुछ भी यहाँ पर आपको बना के दे सकता है। बट इसके अलावा यहाँ पर जो हम इनकी रिएक्शंस करेंगे, इन रिएक्शंस के अपने आप में भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी वीडियो भी हम आपको जरूर अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर समझते हैं जरा कि हमारा प्रयोगशाला विधि क्या है। देखिए हमसे यहाँ बोला गया है कि जब कास्टिक सोडा मतलब NaOH, जिसको आप प्रबल क्षार कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो है हमारा कास्टिक सोडा। जब कास्टिक सोडा विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हम लोग करना क्या है, NaOH का विलयन ले लेना है पानी डाल के। उसमें गोलियां भी आती है, NaOH की पाउडर आता है, तो NaOH का पाउडर लेकर उसमें पानी मिला के NaOH का विलयन बना लेना है और उस विलयन में कौन सी CO2 गैस को प्रवाहित करना है। तो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। उसके बाद हम करेंगे क्या, उस जलीय विलयन को कह रहा है प्राप्त करके उसका सांद्रण कर लेंगे। सांद्रण करने का मतलब है जो जलीय विलयन होगा उसमें हम करेंगे क्या, उसको हम लोग उसको एक तरह से कह सकते हैं कि सांद्रण मतलब गर्म करना, गर्म करके एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल देना। तो जब एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे तो ठंडा करने पर हमसे कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो वो हमको किसके रूप में, क्रिस्टलों के रूप में मिल जाएगा। जैसे चीनी होती है, चीनी का जो फॉर्म होता है वो क्रिस्टल रूप होता है, तो उस तरह से हमको इसके भी क्रिस्टल मिल जाएंगे। और वो जो हमारा क्रिस्टल होगा वही किसके होंगे, हमारे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उसमें जल के कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम रिएक्शन के तौर पे कैसे उसको उतारेंगे। देखिए कास्टिक सोडा हमारा हो गया NaOH और इसमें कौन सी गैस, CO2 गैस प्रवाहित करनी है। तो क्या होगा, ये Na इस CO2 सब क्रिया करके बना लेगा Na2CO3। कैसे बना लेगा जरा ध्यान दीजिए। जब भी कोई डाइऑक्साइड जो होता है, डाइऑक्साइड मतलब जैसे देखिए यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन लिखा हुआ डाइऑक्साइड, आपको हमने पहले भी चैप्टर फर्स्ट में ये चीजें सिखाई हैं कि डाइऑक्साइड किसी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड से क्रिया करेगा तो उसकी ऑक्सीजन को लेकर ट्राइऑक्साइड बदल जाता है। तो CO2 जब इसका O को लेगा तो ये बन जाएगा CO3 और CO3 को हमने बताया कि 2 माइनस होता है। ठीक है, और बचा कौन, Na होता है पॉजिटिव, तो माइनस रिएक्शन कौन करेगा, पॉजिटिव वाला। इसके बाद कितना प्लस, 1 प्लस, तो ये 1 है और ये 2 है, तो इसके 2 का गुणा इसके नीचे और इसका 1 का गुणा इसके नीचे। तो 1 का मल्टीप्लाई कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 2 का मल्टीप्लाई कराने पर क्या हो जाएगा Na2। तो ये बन गया Na2CO3 इस तरह से। अब हमारे साथ में और क्या चीजें निकल सकती हैं, उसने कहा था जलीय विलयन। बताइए भैया H बच रहा है ना,
ये H क्या करेगा H जो है वो H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, जल हमारा बन गया इसमें, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, सोडियम 2 बार है, 2 का मल्टीप्लाई करा लिया हमने, ठीक। और कोई बचा क्या, कार्बन 1 बार है, ऑक्सीजन 3 1 4 बार, तो 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, हमारी रिएक्शन बैलेंस है। तो ये है केवल क्या, सोडियम कार्बोनेट, इस पे जल नहीं है, ये जलीय विलयन है। अब इसको क्या करेंगे, आश्रित करेंगे। जब आश्रित करेंगे आप, जब सांद्रण करेंगे इसका, तो इस Na2CO3 में कितने, आश्रित करने पर जल के 10 मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाता है जाके Na2CO3.10H2O। वैसे तो बहुत सारा पानी है यहाँ पर, बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, बट हमने क्या दिखाया, एक अणु के साथ में 10 जल के अणु जुड़ जाते हैं, तो जाके बन जाता है Na2CO3.10H2O, इस तरह का होगा, ठीक है। जबकि हम बना रहे होंगे तो थोड़ा सा थोड़ा ना लेकर, एक अणु थोड़ा ना लिया होगा हमने, बहुत सारी चीजें निकल रही होंगी इसमें, ठीक है। तो बहुत सारा ये भी बना होगा, बहुत सारा ये भी बना होगा, तो जलीय विलयन है ये, और जलीय विलयन को जब आश्रित करेंगे तो इसके एक अणु के साथ में जल के 10 अणु आपस में ऐड होकर ये बना लेंगे, तो यही हमारा क्या है, धावन सोडा। उम्मीद करेंगे ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से याद रखेंगे इसको। अब हम लोग आगे आते हैं बेकिंग सोडा से। कह रहा बेकिंग सोडा से कैसे बना सकते हैं, तो बेकिंग सोडा का पहले फॉर्मूला याद रखिए। बेकिंग सोडा का मतलब होता है NaHCO3, ये है हमारा बेकिंग सोडा। अब इसको करना क्या आपको, इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर आप गर्म कर दीजिए, 2 मॉलिक्यूल ले लिया, गर्म कर दिया, तो गर्म करते ही ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है, NaHCO3 NaHCO3। तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा ये देखिए Na2CO3, ये हमारा क्या निकल गया यहाँ पर, Na2CO3। अब क्या बचेगा, ये 2H और इसका एक O, तो 2H एक O बन गया H2O, और ये CO3 से एक O निकल गया, तो क्या बचा ये CO2, ठीक है। तो एक मेथड हमारे पास ये भी है, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, देखिए ये है हमारा क्या, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और उधर पर क्या बना है, वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा इसको बोल सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है आपसे कि बताइए कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा से धावन सोडा, या कहते हैं कैसे प्राप्त करेंगे बेकिंग सोडा से धावन सोडा। इस तरह से भी प्रश्न आते हैं पेपर में, तो आपको याद ही रखना है, ठीक है, ध्यान रखिए इसको, ताकि आपको पेपर में करने पर कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा, फॉर्मूला हमने फॉर्मूला बनाना आपको बताया है। देखिए सोडियम का मतलब Na और सल्फेट का मतलब होता है SO4। सोडियम की संख्या होता है 1, SO4 की होती है 2, तो इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे करेंगे तो बन गया Na2, और 1 को मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बन गया Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। अब इसकी रिएक्शन करानी है आपको कार्बन से, इसको हम लोग कोक भी कहते हैं, इस जगह पर क्या कहेंगे, कोक। तो ये हमारा सोडियम सल्फेट है और वो है हमारे लिए कोक। चलिए यहाँ पर नाम लिख देते हैं इसका, सोडियम सल्फेट। और किसका काम कर रहा है, कोक, पीने वाली कोक नहीं है, ये कोयला है। इसके हम लेते हैं कितने, 4 मॉलिक्यूल। क्यों लिए, कि भैया एक कार्बन, काम कार्बन का क्या होता है, ऑक्सीजन को निकालना, ध्यान रखिए। अपचयन में इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है इस कार्बन का यानी कोक का। तो अपचयन का मतलब होता है क्या, अपचयन का मतलब पिछले आपको जो चैप्टर पढ़ाया उसमें अच्छे से सिखाया हुआ है कि अपचयन का मतलब होता है, यदि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन केस में, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। तो हमें ऑक्सीजन को निकालना है, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन को निकालना है। तो एक कार्बन से एक ऑक्सीजन हटेगा, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इसलिए हमने 4 कार्बन लिए। तो 4 कार्बन से हट गए कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो 4 कार्बन से 4 ऑक्सीजन, 4 CO निकल गया। अब बचा क्या, देखिए 4 C और 4 ये निकल गया, तो बचा Na2S। यहाँ पर बचा हमारे पास Na2S, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फाइड। जब इसके पास एक भी O नहीं होते हैं तो हम उसको आइड बनाते हैं, तो सल्फाइड। ज्यादा O होते हैं तो सल्फेट, कम O होते हैं तो सल्फाइड, ठीक है। जैसे देखिए इसके पास एक भी O नहीं है तो सल्फाइड, आइड लगा देंगे। इस पर देखिए 3 O है और इस पर देखिए 4 O है, तो कम O तो सल्फाइड, ज्यादा O तो सल्फेट, सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट, इनके नाम होते हैं। और दोनों की, तीनों की संयोजकता कितनी होती है, 2। तो जब फॉर्मूले बनाएंगे तो तीनों की संयोजकता को 2 के रूप में इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्या है, सोडियम सल्फाइड, ये है हमारे पास सोडियम सल्फाइड।
अच्छा, अभी हमारा बना नहीं है यहाँ पर धावन सोडा, तो क्या करेंगे, इस सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन करा दिए चूना पत्थर CaCO3। कैसे कराएंगे, चूना पत्थर, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और भी इसके नाम होते हैं, संगमरमर भी कुछ लोग उसको बोलते हैं, कुछ लोग उसको चौक कहते हैं, सारे नाम सही है। संगमरमर, मार्बल, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, सब इसके नाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, आपको सिंपल से दिख रहा है, ये Na2 और ये CO3 बन गया Na2CO3 और प्लस CaS, तो ये हमारा बन चुका है क्या, धावन सोडा, धावन सोडा। ठीक है, और ये कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि जब 10H2O होंगे तभी हमारा आंसर सही होगा। Na2CO3 भी बन रहा है तो आपका धावन सोडा बन रहा है, यहाँ पर भी आपका आंसर सही है। बस हम इसमें जल में डाल के क्या करेंगे, इसको आश्रित करा लेंगे, जल के 10 मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास जो निर्माण होता है वो क्या है, वास्तव में ये धावन सोडा का ही रूप है, जिसमें आपको थोड़ा सा नमी दिखती होगी। अगर आप हाथ में लें तो पाउडर एकदम सूखा नहीं होता, नमी वाला पाउडर होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, जल के 10 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, या फिर इसको देख लीजिए, 10 मॉलिक्यूल जल के होते हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको ये बनाने की विधियां समझ में आ गई होंगी। ये रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है कि आप सोडियम सल्फेट से बताइए कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, या सोडियम सल्फाइड से बताइए कैसे प्राप्त करेंगे धावन सोडा, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास तरीके हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने सुंदर से नोट्स बना सकें। और हम इसके बाद आज ही पूरा टॉपिक खत्म करेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उनके उपयोगों को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं इसके आगे का। तो अब हमारे सामने देखिए भौतिक गुण है और कुछ रासायनिक गुण है। ठीक है, इनको समझते हैं। देखिए भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण का मतलब होता है कि भौतिक प्रकृति कैसी है, ऊपरी नेचर कैसा है, रंग, स्वाद, गंध, ठीक है, कितने पर गल जाएगा, पानी में घुलेगा नहीं घुलेगा, ये सब होते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या है, जब बात हम करते हैं तो पहला भौतिक गुण क्या है, आपने देखा ही है, आपके पास जो निरमा आता है, वास्तव में जो वो अगर सही वाला निरमा है, जैसे घड़ी वाला देखा होगा आपने, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर जो है वो कैसा होता है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। तो धावन सोडा क्या है, धोने वाला सोडा, मतलब जिससे कपड़े धोते हैं हम लोग, तो वो कैसा होता है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ, और जल में तो घुल ही जाता है। तो जल में भी क्या है, विलय और गलना। अगर यदि आप उसको गलाना चाहते हैं तो कितने पर गलेगा, 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गलता है। ये बात क्लियर है। तो ये इसके 3 भौतिक गुण हैं हमारे पास में। अब रासायनिक गुण में समझें, तो रासायनिक गुण का मतलब होता है कि उस पर हीट से क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी चीज से रिएक्शन कराएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझिए, यदि हम उसमें ऊष्मा का प्रभाव दिखाते हैं तो ऊष्मा का प्रभाव कैसे होता है, ध्यान दीजिए। ये है Na2CO3.10H2O। यदि आपने क्या किया, घर का निर्माण लिया और उसको जाके तवे पे रख दिया गर्म करके, तो क्या होगा तो उससे जितने भी जल के मॉलिक्यूल है ये उड़ जाएंगे। तो केवल क्या मिलेगा, हमें ओनली मिलेगा Na2CO3 और जल के मॉलिक्यूल तो निकल गए, 10H2O उड़ गए ना, इशारों का मतलब वाष्प बन के निकल गए। तो हमें मिलेगा निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जो जलीय था, जिसमें जल था, वो कैसा हो गया, निर्जल। तो हमें मिलेगा निर्जल सोडियम कार्बोनेट। और जल अपघटन कराने पर क्या होगा, ध्यान दीजिए। अभी हमने लिया Na2CO3 और जल अपघटन का मतलब जल से रिएक्शन, यहाँ पर H2O। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये Na और ये OH बना लेगा NaOH। कितने Na हैं, 2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। तो OH कितने लेने हैं, 2, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, क्या बचे, 2H और ये CO3, तो मिलके बन जाएगा H2CO3। इसकी जगह पर आप वैसे H2CO3 स्थायी कम होता है तो आप इसको H2O + CO2 के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। बट आप यहाँ पर 2NaOH और H2CO3 लिखते तो भी कोई गलत बात नहीं है। तो धावन सोडा से हमने प्राप्त कर लिया कास्टिक सोडा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। बताइए कैसे प्राप्त करेंगे धावन सोडा से क्या, कास्टिक सोडा, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा इस पर बन सकता है क्वेश्चन। अच्छा, CO2 से रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, तो जब इस Na2CO3 की रिएक्शन कराते हैं CO2 से, तो ऐसे नहीं कराएंगे, इसको जल में डालेंगे ना, तो उसका जलीय विलयन लेंगे। तो जब जलीय विलयन से रिएक्शन कराएंगे तो भैया अभी थोड़ी देर पहले हम देख के आए थे, बेकिंग सोडा से जब हमने धावन सोडा प्राप्त किया था तो बेकिंग सोडा गर्म करने पर यही निकला था।
उसी प्रकार से इनकी आपस में रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, इनकी आपस में रिएक्शन करा देने पर हमारा यहाँ बन के आ जाता है बेकिंग सोडा। कितनी बार, 2 बार। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब ये रिएक्शन को पलटा भी सकते हो, इसको इधर कर दिया उसको उधर कर दिया, हीट का निशान लगा दीजिएगा, इनको मिलाकर वो बना सकते हो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, इससे वो और उससे ये कर सकते हैं। अब धावन सोडा से बेकिंग सोडा ऐसे बनाइए, और बेकिंग सोडा धावन सोडा बनाना हो तो इन दोनों को पलट दीजिए, इसको उधर उसको उधर। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने बना लिया है धावन सोडा से बेकिंग सोडा। ठीक है, अगला हमारे लिए क्या बन सकता है, अम्लों से क्रिया। चलिए देखिए अम्लों से क्रिया कैसे कराएंगे इसकी। Na2CO3 यदि इसकी रिएक्शन अम्ल मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपने करा दिया तो क्या होगा, सिंपल सा है, एक Na एक Cl निकल गया, NaCl। अब क्या बचा बताइए, यहाँ बचा Na, ये है H, तो NaHCO3, NaH। तो इस तरह से भी हमारा धावन सोडा जो है वो देखिए बेकिंग सोडा में बदल गया। बट जब हम लोग से रिएक्शन कराते तो ऐसा रुकता नहीं है। पहला स्टेप तो ये होता है कि NaCl निकल गया और एक बचा था उसको हमने जोड़ दिया, तो एक Na बचा, NaHSO3 हो गया, NaHCO3। ठीक है, बट ये रिएक्शन रुकती नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया अभी तक अम्ल शांत नहीं हुआ है, एक बार और रिएक्शन करेगा। तो ये Na और ये Cl फिर से निकल गया, NaCl। अभी क्या बचा, अब थोड़ा ना हम जोड़ देंगे, तो अब ये 2H और इसका एक O मिलके बन गया H2O, और एक O हटते ही O क्या बचा, CO2। ठीक है, तो NaCl 2H एक O H2O और इससे बचा CO2। ये हमारा इस तरह से इसकी रिएक्शन हो जाएगी अम्ल से रिएक्शन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल डायरेक्ट आपको यही रिएक्शन नहीं देगा, आपको कैसे प्राप्त करेंगे या क्या होता है। जब मैं कह देगा सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते तो बताइए क्या होता है, या सोडियम कार्बोनेट का जल अपग्रहण कराते हैं तो बताइए क्या होता है, या सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित कराते हैं तो क्या होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन रिएक्शनों को तैयार करके आइएगा ताकि हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा सकें। पहले 3 टॉपिक आपके खत्म करेंगे, उसके बाद फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अच्छा धात्विक कार्बोनेट का अवक्षेपण क्या है, तो Na2CO3 के द्वारा हम धातु का कार्बोनेट बना सकते हैं, किसी भी धातु का। जैसे चलिए देखिए, पहले हम यहाँ पर Na2CO3 को लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमको बनाना है किसका, हमने ले लिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड, या फिर हमने ले लिया BaNO3 का होल ट्वाइस, BaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, या फिर Na2CO3 की रिएक्शन हमने करा दी CaCl2 से, कैल्शियम के क्लोराइड से, या Na2CO3 की रिएक्शन हमने करा दी कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड से। तो ये जो धातु हमने लिए हैं, जिन धातुओं के क्लोराइड, नाइट्रेट या हाइड्रोक्साइड लेते हैं उनके हम कार्बोनेट बना सकते हैं इसकी मदद से। कैसे बनाएंगे, देखिए जब इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये BaCO3 जुड़ जाएंगे आपस में, क्या जुड़ जाएगा, BaCO3, और बनेगा क्या, ये 2 Na और 2 Cl मिलकर बना देगा 2 NaCl। ऐसा क्यों हो रहा है, हम आपको कई बार बता चुके हैं, पहले को प्लस दूसरे को माइनस मानिए, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, इस हिसाब से जरा बताइए, सब में यही लगेगा। ठीक है, तो पहला का प्लस और दूसरे के माइनस से करेंगे रिएक्शन, तो ये NaCl बन गया NaCl, और ये प्लस है ये माइनस, तो BaCO3 मिलकर बन गया BaCO3। इसी प्रकार से BaCO3 और ये क्या बनेगा, एक Na एक NO3 NaNO3, तो 2 Na 2 NO3 2 बार NaNO3, तो यहाँ भी बन गया BaCO3 और प्लस 2 बार NaNO3। देखिए बेरियम के कार्बोनेट बना लिया हमने, ऐसे आप कैल्शियम के भी कार्बोनेट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताइए जरा, इसमें क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये Na और Cl मिलकर बना NaCl, और ये Ca और CO3 मिलकर CaCO3 और 2 बार NaCl। इसी प्रकार से यहाँ बताइए CaCO3 और एक Na एक OH एक बार NaOH, तो 2 Na 2H 2 बार NaOH, तो बन गया हमारा CaCO3 प्लस 2 बार NaOH। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से धातुओं के हम कार्बोनेट भी बना सकते हैं इस सोडियम कार्बोनेट की मदद से, अन्य धातुओं के, बेरियम के, कैल्शियम के, और भी जिसके बनाने आपको एल्यूमिनियम के कार्बोनेट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रासायनिक ग्रोथ है। इसी में से छोटा सा एक पोर्शन और बचा हुआ इसी 5वें नंबर पे, हल्का फुल्का सा, और उसमें साथ में हमारे पास क्या है, उपयोग है। ठीक है ना, फिर हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अगला टॉपिक बताते हैं इसको।
उम्मीद करेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम समझते हैं इसके आगे की रिएक्शनों को। तो ये कुछ और हमारे पास देखिए धातुएं हैं जिनके हमें कार्बोनेट बनाने हैं, बट इन धातुओं के कार्बोनेट बनाने के लिए हम लोग जो प्रयोग करना है वो हम लोग धावन सोडा नहीं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए कैसे करना है। क्योंकि हम लोग कार्बोनेट की जब बात करें तो एक साथ ले आ रहे हैं, कहाँ इसको अलग से हम लोग ले जाएंगे उस टॉपिक में। जो हमारा बेकिंग सोडा टॉपिक आएगा उसको हम अलग ही रखेंगे, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ पर क्या करना है। देखिए जैसे जिंक का कार्बोनेट बनाना है हमें, तो यहाँ बनेगा Zn CO3। क्या बनेगा? Zn CO3, ये बन गया जिंक का कार्बोनेट। ऐसे ही Zn CO3 यहाँ भी बनेगा, और Pb का बनाएंगे तो PbCO3 बन जाएगा। अब यहाँ पर निकलने वाली चीजें क्या हैं, देखिए सोडियम के साथ में निकलेगा SO4, तो बनेगा जाके सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। ऐसे यहाँ पर Na के साथ निकलेगा Cl, तो यहाँ तो निकल गया NaCl, और यहाँ पर Na के साथ निकलेगा SO4, तो यहाँ भी बनेगा Na2SO4, ठीक है। और क्या चीजें निकल सकती हैं, देखिए इसके जो H बचे हैं, इसके H इसका O उठा के बनाएंगे H2O, और जब एक एक O निकल जाएगा CO3 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? CO2 में, ठीक है। अब इनको बैलेंस कर लीजिए, बताइए। यहाँ पर देखिए अगर हमें H2O के लिए 2 H चाहिए ना, यहाँ तो एक ही था, तो कितने का मल्टीप्लाई? 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी चेक कर लीजिए, सोडियम भी देखिए 2 है, SO4 भी 1 है, जिंक भी 1 है, कार्बन हमारे देखिए CO3 वाले कार्बन जो है कार्बन 2 है, तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 6 4 10, 3 4 3 7 1 8 2 10, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन भी बैलेंस है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा लीजिए, और यहाँ पर आपको 2 Na लेने हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 NaCl, ठीक है ना। अभी आपकी ये सारी रिएक्शनें क्या है? बैलेंस भी हैं। तो हम इन धातुओं के कार्बन बनाने के लिए इनके भी हम क्या कर सकते हैं? लवण लेंगे, और इनकी लवण की क्रिया किससे करा देंगे? बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट से। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पहला उपयोग लिखा हुआ है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। देखिए आपको कोई भी टॉपिक हो, अगर उपयोग याद नहीं हो तो पहला उपयोग इसी को लिख दीजिए, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हर जगह काम आएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि प्रयोगशाला में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। किसी न किसी चीज को तो बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, केमिकल है, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा, जल की कठोरता दूर करने में। हम लोग पानी में निरमा का उपयोग क्यों करते हैं? कपड़े निरमा से क्यों धोते हैं? घड़ी साबुन से भी तो धुल सकते हैं, या और भी जो साबुन आते हैं साबुन से धुल सकते हैं। निरमा का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि निरमा करता क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ पानी कठोर होता है, तो जो पानी कठोर होता है उसमें यदि हम साबुन का प्रयोग करते हैं तो वो दही जैसा लेप बना देता है, फिर उससे वो सफेदी जाती नहीं जो साबुन से आपने लगाई होगी। कितना ही पानी डाल लीजिए, कितना भी धुल लीजिए, जल्दी उससे नहीं निकलता ना, दिक्कत होती है हमें। तो उसमें क्या होता है, ऐसे पानी से अगर हमें कपड़े धोने हैं तब हम निरमा यानी कि धावन सोडा का प्रयोग करते हैं, तो वो जल की कठोरता को दूर कर देता है। जल को क्या कर देगा? उसको कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट कर देगा। आपने देखा होगा कभी कि यदि जल में आप क्या करते हैं, निरमा डालते हैं, तो जल जो है कितना आपको सॉफ्ट लगने लगता होगा। इससे अगर हाथ में पकड़ के या हाथ में आपने डाल के देखा होगा निरमा डालने के बाद, है ना। तो क्या होता है, जल की कठोरता दूर कर देता है। इसके अलावा कपड़े धोने में, कपड़े धो ही रहे हैं हम लोग, साबुन कांच और कागज उद्योग में, तो साबुन कांच और कागज जहाँ बनते हैं वहां पर भी थोड़ा बहुत मात्रा में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। फिर खाने का सोडा और सुहागा बनाने में, तो खाने का सोडा तो वही हो गया बेकिंग सोडा, हम लोगों ने बनाया था Na2CO3 से NaSCO3। Na2CO3 की रिएक्शन CO2 और जल से कराई थी, तो जाके NaSCO3 बन गया था। तो वो क्या था? वो था खाने का सोडा। किससे बनाया था? धावन सोडा से। तो खाने का सोडा बना सकते हैं। और सुहागा मतलब बोरेक्स होता है, ठीक है। आग बुझाने वाले यंत्रों में, तो आग बुझाने वाले हमारे जो यंत्र हैं, क्योंकि ये CO2 गैस उत्पन्न कर सकता है और आग बुझाने वाले यंत्रों से CO2 गैस निकलती है, तो वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है लाल कलर का, आपने देखा होगा आग बुझाने वाला, उसमें भी इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। ठीक है। रंजकों के निर्माण में, रंजक मतलब होता है डाई, तो डाई तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। डाइयों के निर्माण में भी क्या करते हैं, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और अनेक धातुओं के धातु कर्म में, तो इसका मतलब क्या है, देखिए प्रकृति में हमें कई सारी धातु जो हैं वो खुली अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं मिलती। सोना चांदी प्लेटिनम को अगर छोड़ दें तो बहुत ही शायद कम धातुएं होंगी कि शायद आपको मुक्त अवस्था मिल जाए, या तो वो सल्फाइड या कार्बोनेट या ऑक्साइड किसी न किसी के रूप में
पाई जाती हैं। तो उन धातुओं को उनके सल्फाइड कार्बोनेट या फिर जो भी है जिस फॉर्म में भी ऑक्साइड के फॉर्म में है उससे अलग करके केवल प्योर धातु निकालना जो होता है ना, प्योर धातु निकालने की प्रक्रिया उसको कहते हैं धातु कर्म। तो धातु कर्म में भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं धातुओं के सल्फाइड ऑक्साइड या उसके कार्बोनेट से उनको अलग करने में, ठीक है ना। जिसमें उनके धातुओं को उनके सल्फाइड कार्बोनेट से अलग करने में, उनके अयस्कों से अलग करने में धातुओं को हम इसका उपयोग कर सकते हैं और वही मेथड हमारा कहलाता है धातु कर्म। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 जो इसके बाद आएगा, उसमें धातु कर्म के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो उनके बारे में भी हम सीखेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के बाद। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारा ये टॉपिक अब यहाँ पर उपयोग के साथ में खत्म हो जाता है। अगला जो टॉपिक हमारा वो है बेकिंग सोडा का, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। और तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से तैयार करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। चैप्टर के खत्म होते ही इसके PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जाके। वहाँ पर जो हमारा एक एक टॉपिक या चैप्टर या प्ले लिस्ट खत्म होती है किसी भी चीज़ की, तो उसका हम क्या करते हैं, उसके हम PDF नोट्स प्रोवाइड करा देंगे आपको। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप जाकर वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स निकलवा सकते हैं यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं। अदरवाइज हम तो कहेंगे कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप भी इसको जरूर लिखिए, ठीक है। तो ऐसी गजब की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।